स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। अनलॉक 1 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में 8 जून से धार्मिक स्थान खोले जा सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट भी खोले जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केसेस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा। 2 केसेस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी। वहीं प्रदेश में अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पार्लर्स भी खोले जा सकेंगे। नई गाइडलाइंस में सभी सरकारी कार्यालयों में अब 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन 3 पालियों में कार्यालय खुलेंगे। वहीं गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर खोलने का फैसला जिलों के जिलाधिकारी लेंगे। 8 जून से जो धार्मिक स्थल हैं और पूजा स्थल हैं उनको खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि सत्कार की जो सेवाएं हैं वो भी 8 जून से खुलेंगी और शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे। लेकिन इन तीनों व्यवस्था के लिए भारत सरकार की जो हेल्थ विभाग की जो गाइडलाइंस आएंगी और जो प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा उसके अनुरूप जो है ये 8 जून से ये खोलने की व्यवस्था होगी। द्वितीय चरण में भारत सरकार ने आदेश किया था कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग आदि के संदर्भ में ये जुलाई 2020 से खुलेंगे। इनके लिए भी भारत सरकार जब दिशा निर्देश जारी करेगी तो प्रदेश सरकार इनको आदेश जारी करेगा जुलाई से। कतिपय गतिविधियों पर अभी स्थगित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी और अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल एवं अन्य स्थान। और अनलॉक 1 को लेकर जयपुर में एसीएस होम राजीव स्वरूप ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि फिलहाल सिटी बस का संचालन नहीं किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। बफर जोन में जिला प्रशासन तय करेगा नियम। साथ ही रात्रि कर्फ्यू भी जारी रहेगा। वहीं कोचिंग, जिम्नेजियम, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार, मेट्रो, स्विमिंग पूल, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और राजनीतिक गतिविधियों पर अभी रोक जारी रहेगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि छोटी दुकानों के अंदर 2 व्यक्ति और बड़ी दुकानों के अंदर 5 व्यक्ति एक साथ आ जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी लगेगा। वहीं विवाह समारोह में एसडीएम को सूचना देनी होगी। विवाह समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानों पर पाबंदी रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। इधर महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही रात 9 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि जरूरी गतिविधियों को इससे अलग रखा गया है। वहीं मुंबई में दुकानें और प्राइवेट ऑफिस खोलने के बारे में अगले 2 दिन में फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार और बीएमसी छूट का ऐलान करेंगी। ई कॉमर्स कंपनियों को अब सभी सामानों की बिक्री की छूट देने के बाद रिटेल दुकानदार भी दुकानें खोलने की इजाजत मांग रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमण के 65,168 मामले सामने आ चुके हैं। इधर बिहार में कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा हो रही है। रविवार को हुई समीक्षा में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लॉकडाउन के संबंध में गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें बिना संशोधन किए वैसे ही लागू किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में ब्लॉक स्तर पर बने क्वारंटीन सेंटर को 15 जून तक चलाने के बाद बंद किया जाएगा। सरकार का दावा है कि लगभग सभी प्रवासी मजदूर बिहार आ चुके हैं और जो बचे हैं वो 1 से 2 दिन में पहुंच जाएंगे। उनका क्वारंटीन 15 जून तक पूरा हो जाएगा। इसलिए ब्लॉक स्तर पर बने सेंटर्स को 15 जून के बाद बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के स्तर पर डोर टू डोर हो रही स्क्रीनिंग अभी जारी रहेगी।
इधर गुजरात सरकार ने लॉकडाउन 5 को 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी स्थानों पर मॉल और रेस्टोरों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरों खुल जाएंगे। सोमवार से राज्य में बसें भी शुरू हो जाएंगी। सरकारी दफ्तरों को भी पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा। प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। वहीं सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, शैक्षणिक संस्थान, बड़ी संख्या में लोगों के जुटने, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, पार्क, पर्यटन स्थल और समुद्र के किनारे जाने पर बैन जारी रहेगा। और लखनऊ से हमारे साथ शिल्पी सेन हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। साथ में पटना से रंजन कुमार मंगलम भी हमारे साथ होंगे। जयपुर से प्रशांत अवस्थी और मुंबई से राहुल अस्थाना भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही हम गुजरात का रुख भी करेंगे, जहां अहमदाबाद से अरविंद शर्मा हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं शिल्पी सेन का। शिल्पी, अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए, अनलॉक करने की प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है, किस तरह की तैयारियां राज्य सरकार ने की हैं? देखिए, बिल्कुल अब अनलॉक करने की तैयारी शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, जैसे आप जानते हैं। लेकिन अभी तक जो कोरोना की स्थिति है वो बहुत ज्यादा राहत वाली इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि और प्रदेशों के मुकाबले कम है, ये तो बताया जा रहा है आबादी के लिहाज से। लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से अभी पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ी है, उसको देखते हुए एक चिंता की बात है। उसके बावजूद कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाना है और इसलिए जिस तरह से केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की है। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि जो अपेक्षा की गई थी उस हिसाब से अर्थव्यवस्था को देखते हुए एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने बताया कि जिलाधिकारियों को, क्योंकि आपने नोएडा और गाजियाबाद की बात की, उनको पावर्स हैं इसमें। जो सीमाएं खोलने की बात है नोएडा गाजियाबाद की, वो है। और इसके अलावा किसी अगर विशेष परिस्थिति में उनको निर्णय करना है तो वो भी उन पर इस बात को छोड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो कॉमन गाइडलाइंस एक दी गई हैं वो सबके लिए है। वो ये है कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो जिस तरह का प्रतिबंध लगाया गया था वो है और उसके अलावा बाजार खुले रहेंगे। एक और बड़ी बात यह है कि कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट उत्तर प्रदेश में शुरू करने की, खासतौर पर क्योंकि आप जानते हैं कि रोडवेज के बस बड़ी संख्या में चलते हैं, उसकी घोषणा कर दी गई है। सुबह 8 बजे से कल से ही बसेस चलने लगेंगी और ये कहा गया है कि उसमें उचित जो मानक हैं वो पूरे किए जाएं, सैनिटाइजेशन किया जाए और इसके अलावा मास्क जरूरी है। उसके अलावा खासतौर पर जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार ने कहा है कि अनलॉक किया जाएगा, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में है। एक और बड़ी बात यह है कि जो बारात घर हैं उनको भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन उसमें संख्या सीमित कर दी गई है, यानी 30 ही लोग उसमें हो सकते हैं। और खास बात यह है कि उसमें असलहे लेकर के कोई नहीं जा पाएगा। जो ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिस, उसमें 100% अटेंडेंस की बात कही गई है। जैसा आपने बताया 3 पालियों में उनको बुलाया जाएगा, इस तरह से रोटेशन पर काम होगा। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देखा यह गया है कि जहां पर सब्जी मंडी है, फल मंडी है, वहां संक्रमण हो रहा है, तो उसको भी रोटेट करते हुए 3 उसका शिफ्ट बनाया गया है। जो मुख्य मंडी है वो सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक खुली होगी और जो उसके बाद विशेष मंडी है वो 6 बजे से सुबह लेकर के 9 बजे सुबह तक खुली होगी। और खरीदारी करने के लिए जो दुकानें हैं वो खुली हैं रात 8 बजे तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उचित दूरी का पालन करना है, मास्क कंपलसरी पहले ही उत्तर प्रदेश जाहिर तौर पर इन शर्तों का पालन करना होगा। पटना का रुख कर लेते हैं शिल्पी। रंजन कुमार मंगलम हमारे सहयोगी इंतजार कर रहे हैं। रंजन, बिहार में इस वक्त कोरोना संक्रमण के ताज़ा हालात तो हमें बताएं ही, और अनलॉक करने के लिए सरकार ने किस तरह की तैयारियां वहां पर की हैं? क्या बिहार में भी स्थिति ऐसी आ चुकी है जबकि वहां पर होटल्स और रेस्टोरेंट को खोला जा सके?
देखिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है और ऐसी स्थिति भी नहीं है कि सामान्य तरीके से सभी चीजों को खोल दिया जाए, इसलिए कि हाल के दिनों में जो कोरोना मरीजों की संख्या उसमें गुणात्मक वृद्धि हुई है और अब 4000 के पार हो गया है कोरोना मरीजों की संख्या, और मृतकों की संख्या भी हाल फिलहाल में बढ़ी है। जाहिर है, चूंकि बाहर से प्रवासी मजदूर काफी बड़ी संख्या में आए हैं और इसके लेकर के काफी तेजी से जो मरीज है उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले एक दो बार जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी या बढ़ाने की बात हुई थी तो बिहार सरकार ने कुछ बदलाव या कुछ तब्दीलियां की थी और कुछ नए तरीके के छूट भी दिए थे केंद्र सरकार के गाइडलाइन से अलग हट करके। लेकिन उस समय की स्थिति कुछ और थी, इतनी भयावह स्थिति नहीं थी, इतनी तीव्र गति से मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही थी। लेकिन अब जब काफी बढ़ रही है तो सरकार काफी गंभीर और चिंतित है और यही वजह है कि इस बार जो फैसला हुआ है उसमें यही हुआ है कि भले ही कल से ओपन हो रहा हो लॉकडाउन, लेकिन बिहार सरकार ने यह फैसला आज लिया है कि हम किसी भी तरीके का कोई तब्दीली नहीं करेंगे। जो एज इट इज गाइडलाइन है भारत सरकार के गृह मंत्रालय का, हम उसी को लागू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो हमने क्वारंटाइन के लिए व्यवस्था किया है कि 15 दिनों तक, 15 तारीख तक जो लोग 11 शहर जो भारत सरकार ने जो जिनको रेड जोन घोषित किया है वो जो आएंगे उनको ब्लॉक में जो क्वारंटाइन सेंटर बना है वहां रखेंगे। 15 तारीख तक का यह फैसला लिया गया है और मुख्य रूप से आज जो हाई लेवल कमेटी है जिसकी मीटिंग रंजन से हमारा संपर्क बाधित हुआ है। इस बीच हम रुक कर लेते हैं एक बार मुंबई का, जहां हमारे सहयोगी राहुल अस्थाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल अस्थाना, महाराष्ट्र में 30 जून तक का लॉकडाउन जारी रहेगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लॉकडाउन में छूट पर अभी फैसला नहीं लिया गया है और राज्य सरकार और बीएमसी उस छूट का ऐलान करेगी। 30 जून की डेट सामने आ रही है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। राहुल अस्थाना हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, मुंबई में हालात देश में सबसे ज़्यादा खराब हैं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की स्थिति शुरू से ही कोरोना के मामले में देश में सबसे बुरी चल रही है। ऐसे में अब राज्य सरकार किस तरह यहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र सरकार ने आज ही अपना जो वे आउट है उसका एक प्लान बनाया है और इस प्लान यानी कि जो डी ब्लॉक करना है खुद को, यानी कि इस लॉकडाउन से जो बाहर आना है, इस पूरे प्लान को महाराष्ट्र सरकार ने नाम दिया है मिशन बिगिन अगेन, माफ कीजिएगा। तो ये जो मिशन बिगिन अगेन का जो पूरा प्लान बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने, उसके लिए 3 महत्वपूर्ण तारीखें हैं। पहली तारीख 3 जून है, उसके बाद 5 जून है और 8 जून है। तो इस प्रकार से इन तीनों तारीखों पे अलग अलग फेज 1, फेज 2, फेज 3 का एक चार्ट बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने। मैं बता दूं, पूरे महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा पाबंदियां रहेंगी इस पूरी प्रोसेस में, वो है मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद। ये 4 महत्वपूर्ण शहर हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद, जहां पे जो कानून है वो लगातार कठोर बरकरार रहेगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने इस बात पे जोर दिया है कि एजुकेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जून का महीना एजुकेशन के लिए बहुत मायने रखेगा। जहां जहां पे केसेस ना के बराबर है वहां पे फिजिकली बच्चे स्कूल और कॉलेज आ भी सकते हैं और ट्यूशन क्लासेस के लिए, लेकिन जहां पे केसेस ज्यादा है वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन पे थोड़ा बहुत जोर देना है और इस तरीके से सबको एक रास्ता निकालना है। पूरा जो महाराष्ट्र सरकार ने जो प्लान बनाया है खुद को इस लॉकडाउन से बाहर लाने का, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है हमें समझना होगा। वो बेसिक प्रिंसिपल कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन पे निर्भर करता है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया है कि कल से जो दुकानें खुलेंगी, अगर वहां पर किसी भी प्रकार की भीड़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती है, तो फौरन जो लोकल अथॉरिटी है यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस, ये उन दुकानों को तुरंत उन पे केस भी रजिस्टर कर सकती है और उन्हें बंद भी करा सकती है। तो इस तरीके से कठोर कानून की भी बात महाराष्ट्र सरकार कर रही है। और अब जो भी नियम जो है, नया जो नियम है लॉकडाउन से बाहर आने का, उसमें उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो हर चीज में आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर आएगी और हाइजीन यानी कि साफ सफाई नजर आएगी। कल से लोग जो है जॉगिंग के लिए घर के बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी यही बात बोली गई है कि एक जगह इकट्ठा नहीं होना है। जो ओपन स्पेस है, ओपन रोड है, वहां पे आप योगा कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो है उनको किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं मिला है। सलून की बात करें, ब्यूटी पार्लर की बात करें, पॉलिटिकल रैलीज की बात करें और रिलीजियस गैदरिंग्स की बात करें, तो इन्हें बहुत कोई खास रिलीफ बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया है।
क्योंकि सबसे बुरी तरीके से प्रभावित महाराष्ट्र है और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारे कानून को बरकरार रखा है। जो पहले जो कंडीशंस थी उनको अभी भी बरकरार रखा है। अगर सेंटर ने जो रिलीफ्स दी है, अगर उनकी बात करें तो यहां पर किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं है। स्टेट के अंदर इंटर स्टेट ट्रेवल करना भी आसान नहीं है। आसान नहीं, अगर बिना कारण के जाएंगे तो उनके ऊपर केस भी रजिस्टर होगा। इस प्रकार से देखिए महाराष्ट्र की जो पहली जो लॉकडाउन को लेके जो सिचुएशन थी वो कुल मिला के आज भी बरकरार है। बस इतनी बात है कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हैं और ऐसे इलाके जहां पे केसेस ना के बराबर है तो वहां पर बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। जी, बहुत सारी रियायतें दी गई है, लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति वाकई में विकट है। एक बार राजस्थान का रुख कर लेते हैं। प्रशांत अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बहुत ज़्यादा भीषण स्थिति तो कोविड-19 की फिलहाल राजस्थान में नहीं कही जा सकती। क्या आम जनता को यहाँ से आगे जीवन पटरी पर लौटने का एहसास हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये अनलॉक फेज 1 और लॉकडाउन फेज 5 के बारे में बताऊंगा। आप केंद्र सरकार ने अनलॉक फेज 1 जारी किया, लेकिन आज राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन फेज 5 जारी किया। देखिए, एक ही महामारी के लिए दो अलग अलग नाम अपने अपने स्टाइल से काम किया जा रहा है, लेकिन जो आपकी लाइन है मैं अब उससे शुरुआत करूंगा। बिल्कुल ठीक है, राजस्थान सतर्क है। देखिए, करीब करीब 4 लाख की जांचें राजस्थान में हो चुकी हैं, जो शायद ही किसी राज्य ने की होगी, और हमारा टारगेट है हर दिन हम 25,000 जांचें करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जांचें करके किस तरह से उन संक्रमित लोगों को रोकेंगे जो आने वाले समय में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल देते हैं उन राज्यों का जो खराब है, लेकिन हमें एग्जाम्पल उन राज्यों को देना चाहिए जिसकी स्थिति बेहतर हो रही है। आज की अगर बात की जाए लॉकडाउन 5 की, जो कि राजस्थान सरकार ने नाम दिया है, उसको लेकर देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस सेवा जो है वो खोल दी गई है, लेकिन सिटी बस को अभी भी बाधित रखा गया है। वहीं बात की जाए जो हम गरीब लोगों की बात करते हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, जो फुटपाथ में काम करते हैं, अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उनको भी राहत, बड़ी बात है, उनको भी राहत दे दी गई है खोलने के लिए दुकान। और ये जो सब रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कल से लागू होंगे। हालांकि अभी तक 7 बजे शाम से 7 बजे तक कर्फ्यू या बोलेंगे आप लॉकडाउन रहने की बात की गई थी, लेकिन अब चेंजेस हो गए समय में। 9 से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। उससे पहले और बाद में आप चीजें अपनी खरीद सकते हैं और अपने हिसाब से निकल सकते हैं। हालांकि ये बात जो व्यापारी मंडल है वो मुख्यमंत्री से कह के आए थे कि हमारा जो धंधा करने का समय होता है, यानी माल बेचने का समय होता है, वो 5-6 बजे के बाद होता है, और जब तक जो पुलिस वाले, प्रशासनिक अधिकारी वो हमारी दुकान बंद करने की बात करते हैं। वहीं गवर्नमेंट ऑफिस पूरी तरह से खुलेंगे और उनको यही आदेश दे दिए गए। वहीं प्राइवेट ऑफिस की बात करें अगर, तो उनको वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत दी गई है, और अगर वो पूरी तरह से खोलना चाहें तो वो खोल सकते हैं। कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से बंद रहेगा जैसे पहले रहता था लॉकडाउन फेज 1 में, लेकिन बफर जोन को पूरी तरह से इजाजत दी गई है जिला अधिकारियों को कि वो अपने हिसाब से उस चीजों को समझे, बूझे और उस हिसाब से उसकी जानकारी दे सके। वहीं पर एक बात है जिस पर अभी भी संशय बना हुआ है, वो है मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा। इनको लेकर अभी भी सरकार ने अपना फैसला स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि पहले बात सामने आ रही थी, पहले धर्मगुरुओं से पूरी तरह से इस पर बात की जाएगी, किस तरह से वो मदद करेंगे और किस तरह से मंदिरों में, मस्जिदों में और जगहों पे पूजा की जो बातें होंगी या पूजा की जाएगी वो किस तरह से किया जाएगी। तो इन सब पे संशय अभी बना हुआ है, लेकिन यही बोला जाएगा राजस्थान सतर्क है, जो राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग का स्लोगन भी है। 6 करोड़ की यहां पर जनसंख्या है, उसको लेकर बेहतर व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन लगातार जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनसे संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और अगर आप देखें तो 27 यानी 2727 पूरा आंकड़ा है जो एक्टिव मरीजों का है राजस्थान में। हालांकि आंकड़ा तो हमारा 7600 के पार पहुंच चुका है, लेकिन एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बहुत कम हो गया है। और बताना चाहूंगा मैं 63% हमारी रिकवरी रेट है, जो कि प्रदेश में या देश में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सतर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कवायद कर रहे हैं और इस बात पर जरूर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी जगह टैक्सीज, ऑटोज, रिक्शाज, इन सबको अलाउ किया जाएगा। इन सब के गाड़ियों में सैनिटाइजर मौजूद रहना चाहिए और पुलिस और प्रशासन लगातार इस बात की जांच करता रहेगा कि जब भी कोई पैसेंजर बैठेगा, उसके बाद हटेगा, फिर दूसरा पैसेंजर आएगा तो उसके हाथ को सैनिटाइज कराने का काम ऑटो रिक्शा,
टैक्सी ड्राइवर्स का होगा, जिस तरह से संक्रमण को हम पूरी तरह से रोक पाए। बेहतर व्यवस्था जरूर चल रही राजस्थान सरकार द्वारा। जी चलिए अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अरविंद, गुजरात में भी कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के तो हालात बहुत ख़राब थे। चंद रोज़ पहले मैं पढ़ रहा था कि जितने पेशेंट्स वहाँ पर कोविड-19 के ठीक होकर नहीं सिविल हॉस्पिटल से जा रहे हैं, उससे ज़्यादा बॉडी बैग्स में जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए किस तरह की चुनौतियाँ यहाँ से आगे शुरू होती आप देख पा रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, अगर कोविड-19 की बात करें तो गुजरात हाईकोर्ट सिविल अस्पताल को लेकर ये कह चुका है कि ये अस्पताल नहीं लगता है कि मरीजों, ये हाईकोर्ट ने कहा था। और उसके बाद सरकार सजग। हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। अगर बात करें तो कल भी 27 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से करीब 20 लोग अकेले अहमदाबाद में सिविल अस्पताल में मरे थे। तो ये हालात अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में है, जो अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन बावजूद भी राज्य सरकार अब किसी प्रकार की जो है ना सख्ती नहीं दिखाना चाहती। राज्य सरकार ने पहले ही अभियान छेड़ रखा है कि हर एक गुजराती को कोरोना वॉरियर बनना होगा, यानी आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, खुद अपना बचाव करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। रही सवाल इस चीज का कि इतने दिनों में खुद लोग भी सीख गए हैं कि किस प्रकार से कोरोना से बचना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह इन सब चीजों का उपयोग लोग खुद ही करने लगे हैं। सरकार ने रियायतें दे दी हैं, बावजूद भी अब बाजार में उतनी चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है जो पहले हुआ करती थी। राज्य सरकार को सबसे बड़ी चिंता ये है कि उद्योग धंधे जो चौपट हो गए उनको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि जो मजदूरों का पलायन है वो भी एक बड़ी समस्या बन गया है। इसके अलावा जो बचे खुचे मजदूर हैं, ट्रेनें शुरू होने के साथ उन मजदूरों का भी पलायन हो जाएगा। तो ये राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर रियायत दे चुकी है। जहां चाहे सब धंधे बाजार खुलेंगे, लोग अपने हिसाब से निकल सकते हैं। सिर्फ रात को 9 बजे से सुबह तक कर्फ्यू रहेगा, शाम को 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। धार्मिक संस्थान भी 8 जून के बाद खुलेंगे। स्कूल भी 8 जून के बाद खुलेंगे। या कुछ रियायतें सरकार ने जो कुछ अधिकार हैं वो कलेक्टरों को दिए हैं, राज्य सरकारों को दिए हैं कि वो ये तय करें कि किस प्रकार से उन्हें इन चीजों को क्रियान्वित कराना है। तो ये सरकार 8 जून तक निर्धारित करेगी। तमाम धार्मिक संस्थान जो है उनकी तरफ से भी उनको खोले जाने की बात की जा रही। तो चाहे अंबाजी हो, सोमनाथ हो, उमिया धाम हो, या तमाम जो संस्थान है यहाँ के बड़े धार्मिक संस्थान, वो भी मांग कर चुके हैं कि उनके धार्मिक संस्थानों को खोला जाए। तो 8 तारीख के बाद उनके खुलने की संभावनाएं हैं। और कोरोना की अगर आप बात करें तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है। कल अकेले गुजरात में 600 लोग रिकवर होकर अस्पताल से छुट्टी देकर लौटे हैं, छुट्टी लेकर लौटे हैं, लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार पर अभी आरोप लगे हैं कि राज्य सरकार जो टेस्ट है, जो ट्रेसिंग है, वो लगातार प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है। विपक्ष इस तरीके लगातार आरोप लगा रहा है और तमाम तरह के ऐसे आरोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार उन सब चीजों को शायद चिंता ना करते हुए और पूरी तरीके से रियायत दे रही है। और जो मरीजों का आंकड़ा है वो कल भी करीब 16,400 के करीब मरीज आए थे और कुल आंकड़ा 16,000 के करीब पहुंचा था। 50% से ज्यादा केस रिकवर हो चुके हैं, जो छुट्टी लेकर अपने घरों तक जा चुके हैं। तो जो औसत तो 300 से 400 का गुजरात में चल रहा था वो अब भी चल रहा है। मरने वालों की संख्या भी लगातार उसी हिसाब से चल रही है। करीब 24 दिन गुजर चुके हैं, जिस दिन हर दिन कम से कम 20 लोगों की मौत गुजरात में हो रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कुछ चीजें जो सरकार पहले डिक्लेयर किया करती थी आशुतोष जी, उनको अब कहीं ना कहीं छुपा रही है। कितने लोग वेंटिलेटर पर रखे गए हैं, कितने को ट्रेसिंग किया गया है, ऐसे तमाम जो आंकड़े हुआ करते थे वो राज्य सरकार अब नहीं दिखा रही है। तो उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। लेकिन बावजूद अब हर एक गुजराती को कोरोना वॉरियर बनना होगा, ये गुजरात सरकार ने घोषणा की है। तो लोगों को अपनी सुरक्षा अपने आप करनी होगी और अपने आप खुद को बचाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ऐसी तमाम चीजों को राज्य सरकार ने पहले ही किया है। हाईकोर्ट में इस केस को लेकर एक निजी अस्पतालों को कहा गया है कि वो अपने जो चार्ज है उसमें कटौती करे। और जिस हाईकोर्ट में इसको लेकर संज्ञान लिया था तो उसमें भी राज्य सरकार ने 3 डॉक्टरों का एक पैनल बुलाकर उसका दौरा करवाया। राज्य सरकार से हाईकोर्ट से गुजारिश लगाई थी कि वो खुद जाकर इसका अस्पताल को देखें। तो अब जो आला अफसर है वो भी अस्पताल की तरफ निगाहें दौड़ाने लगे हैं। कई अधिकारी जो है अब अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं।
लेकिन अब आने वाले में पता चलेगा आशुतोष जी कि आखिर हाईकोर्ट का जो डंडा था उसका राज्य सरकार पर कितना असर हुआ। चलिए, शुक्रिया करेंगे अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। साथ में शिल्पी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल अस्थाना हमारे साथ मुंबई से जुड़े, उन्होंने हमसे जानकारी साझा की, आपका भी शुक्रिया। और पटना से रंजन कुमार मंगलम हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोरोना से कोई कारगर लड़ाई लड़नी है तो न सिर्फ चिकित्साकर्मी, न सिर्फ पुलिसकर्मी और न सिर्फ शासन और प्रशासन से जुड़े लोग और सरकारी कर्मचारी, बल्कि हर एक शख्स को देश में कोरोना वॉरियर बनना होगा। तभी कोरोना के खिलाफ कोई कारगर जंग जीती जा सकती है और अब ये जंग जीतना बहुत जरूरी है। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए सारा समय पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।